आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। इससे पहले मैं एक वीडियो कार्बोहाइड्रेट्स पर बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो तस्वीर में आपके सामने डाउन एरो का बटन आ रहा है ना, वीडियो के नीचे भी ऐसा ही ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स ग्रीक वर्ड प्रोटीरियस से निकला है, ग्रीक वर्ड प्रोटियस, जिसका मतलब है फर्स्ट प्लेस। यानी कि हम प्रोटीन्स को सबसे अहम बायोमोलिक्यूल कंसिडर करते हैं। उसके पीछे वजह है क्योंकि प्रोटीन से प्रोटीन सिंथेसिस वाली टर्म निकली है, यानी कि सेंट्रल डॉग्मा, यानी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उससे प्रोटीन्स बनते हैं और फिर वो प्रोटीन्स एंजाइम और दूसरे अहम प्रोटीन्स की सूरत ले लेते हैं और फिर वो प्रोटीन सारी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन कंट्रोल करते हैं। तो जैसे डीएनए होगा वैसा ही प्रोटीन बनेगा और वैसा ही बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी की फंक्शनिंग होगी। तो डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स भी एक अहम रोल प्ले करते हैं बॉडी की बेसिक फॉर्मेशन में। एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होना लाजमी है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी मौजूद होता है। प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे प्रोटीन्स के, क्योंकि प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड एक चेन की सूरत में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अगर एक अमाइनो एसिड की कंपोजिशन की बात करें तो एक अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 होता है। इसके अलावा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो C COOH होता है। इसके अलावा एक हाइड्रोजन एटम और एक फंक्शनल ग्रुप R जो कि वेरी करता है। ये कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है या और कोई एटम या और कोई मॉलिक्यूल या और कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की चेन भी हो सकती है। एक अमाइनो एसिड में सब चीजें सेम होती हैं दूसरे अमाइनो एसिड्स के कंपेयर करें तो, सवाए इस फंक्शनल ग्रुप के। यानी कि दो अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप भी एक जैसा हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक जैसा हो सकता है, हाइड्रोजन एटम भी एक जैसा होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो R है, जो वेरी करता है, ये एक अमाइनो एसिड में कुछ और फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, दूसरे अमाइनो एसिड में कोई और फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और इसी अमाइनो एसिड इसी फंक्शनल ग्रुप की वेरिएशन से, ये जो R वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसी की वेरिएशन से अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। जैसे कि अगर इस फंक्शनल ग्रुप इस R की जगह एक H हो, यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप में एक की जगह एक हाइड्रोजन का एटम लगा हो, तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन बनता है। एक अमाइनो एसिड के ये सारे कंपोनेंट्स बाइंड होते हैं उसके एक सेंट्रल कार्बन एटम से, यानी कि ये सारे कंपोनेंट्स एक सेंट्रल कार्बन एटम के साथ बाउंड होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक सिंपल अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है, जिसमें हमें दरमियान में एक सेंट्रल कार्बन एटम नजर आ रहा है, साइड पर ग्रीन कलर में अमाइन ग्रुप नजर आ रहा है, अमाइनो ग्रुप जिसमें एक N और दो H हैं, और दूसरी साइड पर हमें नजर आ रहा है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें कार्बन है और साथ में OH भी है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके अलावा हमें कार्बन के साथ एक सेंट्रल कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एक एटम भी नजर आ रहा है, और नीचे वेरी करता हुआ अल्काइल ग्रुप रेड कलर में। आगे कुछ बात कर ली जाए अमाइनो एसिड की टाइप्स के बारे में, तो अमाइनो एसिड्स की मेनली दो टाइप होती हैं। एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरे होते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड में जो वेरिएबल ग्रुप होता है यानी कि R, वो नॉन पोलर होता है और इसीलिए वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलेंट, वाटर से दूर भागने वाला, वाटर से डरने वाला। तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो होगा वो वाटर से बॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व एंड जो अलाइक नहीं होते, एक दूसरे जैसे नहीं होते, वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं करते। जिस तरह जो एक पोलर सॉल्वेंट है वो एक पोलर सॉल्यूट ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकेगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो वाटर जो है वो पोलर है, जबकि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का अल्काइल ग्रुप होता है ये नॉन पोलर होता है, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं करता वाटर में, और इस तरह ये अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। सिमिलरली जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स का अल्काइल ग्रुप होता है, यानी कि R वाला जो ग्रुप होता है, इनका R वाला ग्रुप दूसरे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है, उनके ऑपोजिट होता है। ये वाला अल्काइल ग्रुप वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये पोलर होता है और वाटर भी पोलर है, तो पोलर जो होगा वो पोलर में ही डिसॉल्व होगा, इसलिए इन अमाइनो एसिड्स को हम हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं।
हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स और बेसिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स पर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि बेसिक अमाइनो एसिड्स पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। एसिडिक अमाइनो एसिड्स को हम एसिडिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी शामिल होता है, यानी कि एक आम अमाइनो एसिड में, एक जर्नल अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा, लेकिन एसिडिक अमाइनो एसिड में उसके अलावा भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसी तरह बेसिक अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, यानी कि जो NH2 वाला ग्रुप है, हर अमाइनो एसिड में एक NH2 ग्रुप यानी कि अमाइनो ग्रुप तो होगा, लेकिन बेसिक अमाइनो एसिड में उससे अलावा भी एक अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो एसिड्स को हम एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। दरअसल नेचर में तकरीबन 500 के करीब अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। उन अमाइनो एसिड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो अमाइनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, और दूसरे वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन नहीं बनाते, किसी और काम आते हैं। जिन अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं उनको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एनिमल की बॉडी खुद बना सकती है, और एनिमल की बॉडी ये लिवर में बनाती है बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसएमिनेशन। जबकि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एनिमल्स खुद नहीं बना सकते, उनको किसी आउटसोर्स से यानी कि अपनी डाइट से वो लेने पड़ते हैं अपनी बॉडी में। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब ये नहीं समझना कि ये जरूरी नहीं होते, ये चाहिए नहीं होते, ये नॉन एसेंशियल है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी बॉडी में खुद बनाए जा सकते हैं, जबकि जो एसेंशियल है वो अपनी बॉडी में खुद बनाए नहीं जा सकते। 10 ही नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी 10 हैं, यानी कि जो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, वो अमाइनो एसिड्स 20 हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी दोनों टाइप के अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं, और एनिमल्स को जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो फिर प्लांट्स से कंज्यूम करने पड़ते हैं होता है। अब बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की। हमने ये पढ़ लिया कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जुड़कर बनाते हैं प्रोटीन चेन, यानी कि पेप्टाइड चेन बनाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि एक प्रोटीन पॉलीमर होता है बहुत सारे अमाइनो एसिड का। तो इन दोनों बातों का ये मतलब निकलता है कि दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे तो प्रोटीन्स बनेंगे। तो उनको जो चीज जोड़ती है, जो उनके दरमियान रिश्ता होता है, जो उनके दरमियान बॉन्ड होता है, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आइए देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान कैसे बनता है। तो इधर हमारे पास रेड कलर में है एक अमाइनो एसिड, और एक अमाइनो एसिड हमारे पास ब्लैक कलर में है। जब इनमें पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप होगा तो सिंपली एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में से एक H और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH, ये दोनों H2O बनकर निकल जाएंगे, और पीछे बचेगा एक खाली बॉन्ड इस कार्बन के दरमियान, और इस नाइट्रोजन का भी एक खाली बॉन्ड बच जाएगा। ये कार्बन और ये नाइट्रोजन जो खाली बॉन्ड रह गया है, ये आपस में मिलाकर बॉन्डिंग कर लेंगे, और इसी कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को, यानी कि इतने बॉन्ड को जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड है और कार्बन के पास डबल बॉन्ड O है और नाइट्रोजन के पास एक H है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो कि यहां पर ऐसे दिखाया गया है। सी दिस, जब इन दोनों अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना तो एक अमाइनो एसिड से OH ग्रुप निकल गया था, जो कि अब यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि बॉन्ड बन चुका है, और दूसरे का जो H था, एक वाला, ये नीचे वाला H था, वो निकल गया। तो इसके बाद जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बना वो इन दोनों के दरमियान बन गया, और वो ये है। ये इतना बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, और कार्बन के पास डबल बॉन्ड O है और नाइट्रोजन के पास एक H है। और ये ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के दरमियान, और अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन बन जाती है जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रोटीन्स कहलाती है। अगर दो अमाइनो एसिड्स जुड़े हैं तो उनको हम डाइपेप्टाइड कह देंगे, अगर 3 जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड कह देंगे, अगर 4 जुड़े हैं तो टेट्रा, और 5 जुड़े हैं तो पेंटा। तो ऐसे सीरीज चलती जाती है और अनगिनत अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं एक चेन में प्रोटीन बनाने के लिए, और फिर हम उन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक इंपॉर्टेंट टर्म, प्रोटीन कन्फर्मेशन के बारे में।
जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स पेप्टाइड बॉन्ड्स की डेवलपमेंट के बाद बन जाती हैं तो हमारे काफी सारे अमाइनो एसिड्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चाहे वो एक चेन हो या चाहे वो एक से ज्यादा चेन्स हो, वो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर जाती हैं और एक दूसरे के साथ फोल्ड हो जाती हैं और इस तरह फोल्ड होती हैं कि वो एक 3D स्ट्रक्चर बना देती हैं और ये 3D स्ट्रक्चर ही मैक्रोमोलिक्यूल कहलाता है। यानी कि प्रोटीन्स इन 3D स्ट्रक्चर से बनते हैं और ये 3D डेफिनेट 3D शेप्स होती हैं और प्रोटीन की इन शेप्स को, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स की ट्विस्ट होने, उनके कॉइल होने और उनके फोल्ड होने से बनती हैं, इनको हम कन्फर्मेशन कहते हैं। एक प्रोटीन का फंक्शन उसकी कन्फर्मेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि उसकी शेप कैसी है इस चीज पे उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। और डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स का डीनेचर हो जाना, अपनी फंक्शनिंग से हट जाना, प्रॉपर फंक्शन ना करना, वो भी प्रोटीन कन्फर्मेशन में आए हुए किसी गैर जरूरी या गैर दरकारी, जो कि हमें दरकार नहीं होता, उस चेंज की वजह से प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स की शेप में, प्रोटीन्स की कन्फर्मेशन में कोई अनडिजायरेबल चेंज आ जाता है। इस चेंज आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास पीएच का चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, तो वगैरह वगैरह ऐसी वजूहात होती हैं जिससे कि प्रोटीन डीनेचर हो। आगे प्रोटीन्स की शेप के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने प्रोटीन कन्फर्मेशन के बारे में बात की और हमने कहा कि उसकी 3D शेप को कन्फर्मेशन कहा जाता है। तो अब कन्फर्मेशन ही के बारे में बात करेंगे, यानी कि शेप्स के बारे में बात करेंगे। तो हर प्रोटीन की अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक स्पेसिफिक शेप होती है और ये शेप उसके फंक्शन से रिलेटेड होती है, यानी कि जैसा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, जैसी उसकी शेप होगी, वैसा ही उसका फंक्शन होगा। तो प्रोटीन्स में जो कुछ यूनिक शेप्स पाई जाती हैं 4 टाइप की। तो पहली टाइप है उनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अमाइनो एसिड्स ने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाकर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी और यही एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हर प्रोटीन में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, यानी कि हर प्रोटीन अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर तो रखता ही होगा। बाकी स्ट्रक्चर्स इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के बनने के बाद डेवलप होते हैं इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर से। तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर पर ही आके रुक जाते हैं, इससे आगे अपना स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं, जैसे लाइसोजाइम जो कि हमारे सेल्स में पाया जाता है, एंजाइम है हमारी ऑर्गेनेली लाइसोसोम में पाया जाता है, जिसमें ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। डाइजेशन में जो सेल वैक्यूल्स के जरिए इनगल्फ करता है फूड को, उसमें डाइजेशन में भी ये लाइसोजाइम एंजाइम हेल्प करता है। और आपको पता है कि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। तो इस एंजाइम में 129 अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि नंबर इतना बड़ा नहीं है एज कंपेयर टू अदर प्रोटीन्स, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक प्राइमरी ही स्ट्रक्चर है और इसमें सिर्फ एक लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का। आगे प्रोटीन्स के दूसरे स्ट्रक्चर यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था कि सिर्फ एक सीक्वेंस था पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उनकी कॉइलिंग शुरू हो जाती है। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी, प्राइमरी में भी एक ही थी, लेकिन उस एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं मोस्टली बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड एंड द नाइट्रोजन दैट अमाइन ग्रुप। अमाइनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन होता है उसके दरमियान और हाइड्रोजन जो लगा होता है सेंट्रल कार्बन के साथ, अमाइनो एसिड्स इन दो एटम्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेवलपमेंट से कॉइलिंग शुरू हो जाती है उस पेप्टाइड चेन में और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की आगे 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, जैसे डीएनए की शेप होती है हेलिकल, वैसे ही एक कॉइल्ड, यानी कि कॉइल्ड एक दूसरे के साथ कॉइलिंग की होती है, 2 बल्कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऐसे कॉइलिंग कर लेती है अपने आप के साथ ही कि वो एक हेलिकल की सूरत इख्तियार कर लेती है। जबकि बीटा प्लेटेड शीट दूसरी टाइप है, इसमें वो पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी हाइड्रोजन बॉन्ड करके कॉइलिंग करती है कि वो एक शीट जैसे लगती है, या जैसे स्टेयर्स होते हैं वैसे लगती है, जो सीढ़ियां होती हैं वैसे। आगे टर्शरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी एक स्टेप ऊपर है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बनते हैं जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बनते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और बॉन्ड भी बनते हैं जिन्हें हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और डाइसल्फाइड ब्रिज के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में होता यह है कि अभी आपको मैंने बताया
कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो आर ग्रुप होता है, जो वेरिएबल ग्रुप होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो नॉन पोलर होता है, इसलिए वो वाटर से रिपेल करता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, उनका अल्काइल ग्रुप भी आपस में, दो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अल्काइल ग्रुप जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, वो भी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो वो था जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बन रहा था बिटवीन द H एंड द N ऑफ अमाइन ग्रुप, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड वो बन रहा है जो कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स के जो हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप हैं उनके दरमियान बन रहा है। इसके अलावा होता है डाइसल्फाइड ब्रिज। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं कि उनका जो अल्काइल ग्रुप होता है, यानी कि जो उनका आर ग्रुप होता है, वो सल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है। सल्फ हाइड्रल ग्रुप वाले ये अमाइनो एसिड्स का जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है डाइसल्फाइड ब्रिज। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला था वो भी बनता है, और साथ में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होती हैं, और डाइसल्फाइड ब्रिज भी बनता है। आगे बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर बनता है दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की एग्रीगेशन से, यानी कि अभी तक टर्शियरी स्ट्रक्चर तक जो तीसरी टाइप थी वहां तक हमारे पास जो पेप्टाइड चेन थी वो सिंगल ही थी, लेकिन इसमें फोर्थ वाले में ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स की तादाद एक से बढ़ जाती है। अब दो या दो से भी ज्यादा हो सकती हैं। तो इन दो या दो से ज्यादा चेन्स का आपस में एक एग्रीगेशन हो जाता है, आपस में ये मिल जाती हैं, एक दूसरे के साथ कॉइलिंग और फोल्डिंग कर लेती हैं, और फिर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमें कोलाजिन और हीमोग्लोबिन जैसे प्रोटीन्स में मिलता है। कोलाजिन जो कि हमारा कार्टिलेजेस में ज्यादा शामिल होता है, और ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन भी है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कोलाजिन पाया जाता है। जबकि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है, वो रबिस्को है, जो कि एक एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में भी यूज होती है। हीमोग्लोबिन भी इसके अलावा इसकी एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन में जिस तरह 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, और ये चारों चेन्स एक पायरोल रिंग के इर्द गिर्द फोल्ड की हुई होती हैं, पायरोल रिंग से अटैच होती हैं, और उस पायरोल रिंग में आयरन मौजूद होता है। आगे बात करते हैं प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस की। तो प्रोटीन, जैसे कि इसके नाम से हमने पहले डिस्कस किया था कि इसको सबसे अहम बायोमोलिक्यूल कंसिडर किया जाता है, तो प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे भी काम में आता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, उसमें 50% से ज्यादा प्रोटीन शामिल होता है। तकरीबन 60 to 80% जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जो एक ड्राई सेल का वेट किया जाए तो 50% उस बाय वेट एक ड्राई सेल प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा प्रोटीन एक एनर्जी सोर्स के तौर पे भी काम कर सकता है। हालांकि इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो बॉडी को एनर्जी देना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटीन जो होता है, या जब इसके अमाइनो एसिड्स डाइजेशन के दौरान इसके अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड टूटते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है। इसके अलावा अमोनिया भी रिलीज होता है जब प्रोटीन्स की डाइजेशन से अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड टूटते हैं, तो उससे अमोनिया भी रिलीज होता है, और फिर यही अमोनिया आगे जाकर हमारे नाइट्रोजनियस वेस्ट का हिस्सा बनता है और बॉडी से रिमूव किया जाता है। जितना भी नाइट्रोजनियस वेस्ट एक ऑर्गेनिज्म में होता है वो उसके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद ही बना होता है। इसके अलावा प्रोटीन का डिफेंस ऑफ द बॉडी में भी रोल है। जैसे कि हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इम्यूनोग्लोबिन होती हैं, उन्हें कहा जाता है, यानी कि वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बनी होती हैं। इसके अलावा उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनसे भी हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो बनी होती हैं, यानी कि प्रोटीन्स का रोल है डिफेंस में भी। इसके अलावा केमिकल मैसेंजर्स, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो मोस्टली प्रोटीन्स हैं। हार्मोन्स की 3 टाइप्स होती हैं, एक स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, और एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, और तीसरे अमाइन हार्मोन्स होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स वो होते हैं जो प्रोटीन होते हैं इन नेचर, और ज्यादा तादाद इन्हीं हार्मोन्स की है जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर्स, हमारे सेल मेम्ब्रेन पर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं फॉर डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स। जैसे कि वो कोई प्रोटीन भी हो सकता है, वो कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, तो उनके लिए बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ज्यादातर रिसेप्टर्स प्रोटीन्स ही होते हैं, या कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं। एंजाइम्स, वी नो दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबो एंजाइम्स। राइबो एंजाइम्स जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी होती हैं, उनके अलावा सारी एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं। रिजर्व फूड,
एक फ्रूट का या एक वेजिटेबल का जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए प्रोटीन स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे भी काम करता है। एग का व्हाइट पार्ट जिसे हम एग एल्ब्यूमिन कहते हैं वो भी प्रोटीन से बनी होती है। इसके अलावा प्रोटीन्स और भी कई जगह पर जैसे मिल्क वगैरह में या मीट में भी एक प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं ये। Please like the video, share it and subscribe the channel. Thank you very much.